जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको बहुत टाइम से क्वेरी थी और आई वॉज बिजी विथ माई एग्जाम्स, तभी मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी आपको कुछ चीज़ों के बारे में। एंड दैट्स द टुडेज वीडियोज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको बहुत लोगों को क्वेरी थी कि मैम अभी DU का रिसर्च प्रपोजल हमने अपलोड किया था DU की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, अब आ गया गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म में भी रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हमको सेम रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है या फिर ये दोबारा से क्यों रिसर्च प्रपोजल मांग रहे हैं, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, और क्या हम अपने रिसर्च प्रपोजल में चेंजेस कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले, या जो अगर हम यहाँ अपलोड करेंगे तो क्या चेंजेस आप कर सकते हो, क्या आपको सेम प्रपोजल रखना है। तो वो सारी क्वेरीज आज के वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिसर्च प्रपोजल चेंज कर सकते हो कि नहीं, और अगर कर सकते हो तो क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, या इंटरव्यू से पहले आप और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और बेसिक चीज़ जो आपको गूगल फॉर्म भरते टाइम गलती नहीं करनी है ताकि आपका इंटरव्यू हो, और मतलब आपका इंटरव्यू रिजेक्ट ना हो जाए, आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना हो जाए, तो आपको किस गलतियों से बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और सब कुछ हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी तो मेन फोकस वीडियो का यही होगा कि गूगल फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी आपका रिसर्च प्रपोजल में क्या आप चेंजेस कर सकते हो और क्या नहीं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल में क्या आप अपडेट कर सकते हो और क्या नहीं। और जो DU की वेबसाइट पे आपने रिसर्च प्रपोजल अपलोड किया था और जो ये गूगल फॉर्म निकला है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लिए, उसमें जो रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है, क्या वो मतलब उसमें क्यों दोबारा से अपलोड करने के लिए बोल रहा है कि जब आपने एक बार अपलोड कर दिया है। डिपार्टमेंट जो है अपना रिसर्च प्रपोजल कंसिडर करता है। DU के देखो, DU की वेबसाइट पे कितने सारे रिसर्च प्रपोजल अपलोड हुए होंगे, राइट। तो और हर डिपार्टमेंट के बच्चों ने उस पर अपलोड किया होगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी बनाने के लिए अपना खुद का गूगल फॉर्म निकालता है, एंड वो आपको वहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलता है। फर्स्टली क्यों? क्योंकि उनको प्लेजरिज्म चेक करना होता है, और प्लेजरिज्म वो चेक करते हैं टर्निटिन की मदद से। तो अगर आपका प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है, आपका 10% से ज़्यादा, नहीं 10 तो नहीं, पॉल साइंस का 18% तक थ्रेश होल्ड है, अगर 18% से ज़्यादा आपका प्लेजरिज्म जाता है तो क्या होता है, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएंगे। तो ये पहली बात कि आपको रिसर्च प्रपोजल क्यों अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको हार्ड कॉपी ले जाना नहीं होता है। DU का डिपार्टमेंट में बता रही हूँ पॉल साइंस के लिए। तो क्यों, आपको आप लेकर जा सकते हो, पर क्या आप उनको वहाँ पे जाके दोगे? नहीं, उनके लैपटॉप में वो रिसर्च प्रपोजल ओपन होगा जो आपने वेबसाइट पे मतलब गूगल फॉर्म में अपलोड किया होगा। पहले तो वो प्लेजरिज्म चेक होके आ जाएगा, इंटरव्यू में आपको आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में कि हाँ आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए। नहीं आया आपका नाम, इसका मतलब आपका प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा था और इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। प्लस आपका AI भी डिटेक्ट कर लेता है, अगर आपने अपना प्रपोजल AI की मदद से बनाया है, ठीक है, पूरा AI से कॉपी पेस्ट किया है, तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। और 20% AI अलाउड है, ठीक है, 20% से ज़्यादा AI होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और प्लेजरिज्म 18% से ज़्यादा होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। जो आपने DU के पोर्टल पे अपलोड किया था रिसर्च प्रपोजल, और जो आप गूगल फॉर्म में अपलोड करोगे, तो देखो DU का जो आपने रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे अपलोड किया था उसका कोई इतना यहाँ पे मायने नहीं है, क्योंकि जो आप इस फॉर्म में अपना रिसर्च प्रपोजल अपलोड करोगे फाइनली वही आपके इंटरव्यू के लिए कंसिडर्ड होगा। तो अभी आपके पास है 23 दिसंबर तक का टाइम, ठीक है। तो जितने चेंजेस करने हैं कर लो, टॉपिक चेंज मत करना। उसमें आप सेंट्रल क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये सब चेंज कर सकते हो। और तो और पॉल साइंस डिपार्टमेंट हमेशा अपना फॉर्मेट भी देता है, तो आपको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। और फॉर्मेट जो मैंने आपको बता रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी, वो आप फॉलो कर सकते हो। और जो PDF अपलोड हुई है वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगी, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू है, फिर स्कोप ऑफ स्टडी है, लास्ट में आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है, देन आपका टेंटेटिव चैप्टराइजेशन है, 18% फ्लैग आपके उसमें अलाउड है, ठीक है। और इंटरव्यू कब से होने वाला है? इंटरव्यू आपके 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लिए। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना अभी है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और इंटरव्यू जरूरी नहीं है जो आपने उस रिसर्च प्रपोजल में मेंशन किया है वही आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, वही आप बोलोगे ऑब्वियसली। पर अगर आपने उस जैसे 23 दिसंबर तक आपने फॉर्म भर दिया, अपलोड कर दिया रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद आपके पास जो टाइम पड़ा उसमें आप एक्स्ट्रा लिटरेचर और पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन मैटर करता है जो आप वहाँ पे जाके बोलोगे।
राइट। तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। देखो, पूरा रिसर्च प्रपोजल तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, जो उनको हेडिंग्स दिखेंगी उसमें से वो देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू में जो आपने थिंकर्स मेंशन किए होंगे उसमें से वो पूछ लेंगे, ठीक है। और अगर आपने और कोई थिंकर तब तक पढ़ लिए होंगे तो आप वो भी बता सकते हो। बाकी आपका सेंट्रल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस चेंज मत करना इंटरव्यू से पहले या कहीं पे भी, क्योंकि वो आपकी सॉफ्ट कॉपी उनके लैपटॉप में खुली हुई होगी इंटरव्यू के टाइम पे। तो देखो, गूगल फॉर्म भरना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने सारे सॉफ्ट कॉपीज डॉक्यूमेंट यहीं अपलोड करने वाले हो, रिसर्च प्रपोजल यहीं अपलोड करने वाले हो। तो आपको जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली हाथ जाओ, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब कुछ वेरिफिकेशन वहाँ हो चुका होगा गूगल फॉर्म के ज़रिए, ठीक है। खाली हाथ नहीं जाना, आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल रखना है तो हाथ में रिसर्च प्रपोजल रख सकते हो और रूम में एंटर कर सकते हो, है ना। लेकिन वो मांगेंगे नहीं क्योंकि उनके लैपटॉप में खुला रहता है और वहीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं, पूरा पैनल होगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको इंटरव्यू टिप्स बताई थी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट में जो PhD प्रोसेस गाइड के नाम से है उसमें इंटरव्यू की 2-3 वीडियोस है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। अब 23 दिसंबर से पहले पहले आपको जो चेंजेस करने हैं आप कर दो, टॉपिक को छोड़ के उसमें सब कुछ ऐड ऑन करके 3500 वर्ड्स का बना के अपलोड कर देना। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म कैसे भरना है अब वो डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत ईजी है गूगल फॉर्म भरना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी क्या क्या आपको मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, पर जो मेन पार्ट था वीडियो का वो यहीं समाप्त होता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन गूगल फॉर्म के ऊपर। सो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के उस पर नोटिस आया। अब आपको इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, या आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। यहाँ पे देखो 40 सीट्स निकली है, और अगर आपने कोई वीडियो इसी वीडियो को आपने स्किप किया और आप यहाँ पे आए हो तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्टार्टिंग में आपको रिसर्च प्रपोजल की क्या वैल्यू है, उसको कितना चेंज कर सकते हो, और रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना क्यों है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, राइट। यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जैसे आप क्लिक करोगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक पिन कर दूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, गूगल फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, ये सब चीजें हो गई। 13 जनवरी से आपके पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो कि आपके क्या क्या रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, या जो ये जो 40 सीट्स निकली है इसमें से कितनी सीट जनरल के लिए है, कितनी SC के लिए, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है कि नहीं, पहले वो पता करना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी ये आएगी आपके वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे? पॉल साइंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी आएगी, और DU की वेबसाइट पे आए ना आए, पर पॉल साइंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जरूर आती है हर साल। और यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, प्लस आपके नाम के आगे आपकी इंटरव्यू डेट मेंशन होगी और टाइम मेंशन होगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी तारीख को होना है, किस टाइम पे होना है। 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ABCD करके जो भी आपका नाम है। तो 13 से लेकर कुछ ऑलमोस्ट एक वीक तक ये इंटरव्यू चलते हैं, और एक एक दिन में कम से कम 50-50 बच्चों का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 40-50 मान के चलो। तो आपका वो वेबसाइट पे जब नोटिस आएगा तो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे ही बता दूंगी कि जिस दिन भी नोटिस आएगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपडेटेड रहना। अब बात करते हैं गूगल फॉर्म की। तो गूगल फॉर्म के आपको कुछ इस तरीके से लिंक खुलेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल जीमेल अकाउंट है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पे भी मेल कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे तो अवेलेबल होती ही हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप अपना ये जो पोर्ट, इससे आप अपनी बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो इस पे क्लिक करके, और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से भी पता चल जाएगी। ये फॉर्म कब तक ओपन है? रात के 12 बजे तक। तो 12 बजे से 1 मिनट पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है, 23 दिसंबर से पहले पहले। और क्या क्या चेंजेस करके भर सकते हो वो मैंने बता दिया। फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करोगे, अपना नाम, अपना फॉर्म नंबर। अब फॉर्म नंबर क्या है? जब आपको यहाँ पे मेंशन है, देखो स्टार्टिंग में ही इस फॉर्म के, कि आपको ये, अगर ये गूगल फॉर्म भरना है तो ये आपको यूनिवर्सिटी जो पोर्टल था, जो थोड़े दिन पहले तक अभी ओपन था, DU के पोर्टल पे भी रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ गूगल फॉर्म को भी भरना इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें। अगर आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे मान लो आपने रजिस्टर कर लिया, लेकिन आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा, तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। अगर आपने गूगल फॉर्म भर दिया और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपडेट नहीं किया हुआ है, तब भी नहीं आपको इंटरव्यू के लिए अलाउड। अब फॉर्म नंबर क्या होता है भाई, जो यहाँ पे आपको पता है, ये देखो यहाँ पे आपको मांगा है फॉर्म नंबर, जो DU के पोर्टल का। तो जब आपने DU के पोर्टल पर रजिस्टर किया होगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके पास आया होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्म नंबर मिला होगा। ये मैंने हाइड कर दिया है, किसी और बच्चे का है, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिला होगा, राइट। तो ये आपका फॉर्म नंबर है जो आपको यहाँ भरना है इधर।
फिर इसके बाद मोबाइल नंबर आएगा आपका, उसके बाद बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी, तो आपको कौन सा भरना है। अगर आपका इस बार वाला जेआरएफ क्लियर है तो जेआरएफ पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आपका ये और कुछ चीज क्लियर है तो इस पे बहुत सारे चेक बॉक्स मत क्लिक करना, एक ही क्लिक करना जिसमें आप एलिजिबल हो। जैसे अगर बहुत बच्चों का जिनका नेट हुआ है इस बार, उसमें ये भी लिखा है कि पीएचडी ओनली प्लस नेट दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो आपको ये वाला टिक करना है अगर आपका नेट हुआ है, या सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस क्लियर हुआ है तो ये वाला क्लिक करना है। फिर एमफिल के बेसिस पे इंटरव्यू देने आ रहे हो तो एमफिल वाला क्लिक करोगे, इसको हटा दोगे। फिर आप परमानेंट सर्विस और ये सब आपका खुद ही देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, नेट जिनका नेट दिसंबर 2023 में निकला था वो भी एलिजिबल है, और जिनका जून 2024 में अभी नेट निकला है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। ये पीएचडी उनके लिए, और यहाँ पे वैसे आना चाहिए था दिसंबर 2024 वाला भी, अभी दिसंबर 2023 वाला तो हुआ नहीं है, सॉरी। तो ये वाला दिसंबर और जून वाला जो भी आपका रिजल्ट आया था उस बेसिस पे। देन टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, तो यहाँ पे टाइटल चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो आप यहाँ पे टाइटल डालोगे वही आपका इंटरव्यू में भी टाइटल रहना चाहिए सेम, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं, ठीक है ना, वर्ड्स भी नहीं। तो और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो टाइटल है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर टाइटल सिक्योरिटी स्टडीज से रिलेटेड है, ठीक है, और सिक्योरिटी स्टडीज मेरा किसका टॉपिक आता है, मेरा टॉपिक आता है आईआर के अंडर, तो मैं आईआर पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे अपना टाइटल का नाम डालूंगी। वैसे पॉलिटिकल थ्योरी का या पॉलिटिकल थॉट का कोई टॉपिक है तो आप इसमें डालोगे। इंडियन पॉलिटिक्स जैसे इलेक्शन वगैरह पे आप जो भी आप काम कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट या कोई सावरकर वगैरह की आप आइडियोलॉजी ले रहे हो। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप अगर दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो या दो स्टेट को कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन कुछ भी आ सकता है इसमें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पता होना चाहिए क्या क्या आता है एज अ पॉल साइंस स्टूडेंट्स। और पब्लिक पॉलिसी आपको एनालाइज कर रहे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो वो आप ये क्लिक करोगे। फिर आपका ये मेन आता है, यहाँ पे आप गलतियां कर देते हो, इसलिए मैंने बोला अवॉइड दीज मिस्टेक्स, क्योंकि आपको अगर आपने अपना फाइल का रीनेम ऐसे नहीं किया तो भी चांसेस होते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आपको रिजेक्ट नहीं करना है ना बिल्कुल भी अपना फॉर्म, 1% भी हमको कुछ रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे अपना फॉर्म अपलोड करोगे। फॉर्म कौन सा, जो मैंने आपको ये दिखाया, ऐसा कुछ फॉर्म आपका डाउनलोड हुआ होगा डीओ पोर्टल से, उसको अपलोड करोगे यहाँ पे, ठीक है। और उसका फाइल का नाम ये रखोगे योर फॉर्म नंबर, और ये योर फॉर्म नंबर आपको फाइल का नाम नहीं रखना, आपको फाइल को रीनेम करना है, अपने फाइल्स फोल्डर में खोलना है, या आप आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में भी रीनेम का ऑप्शन होता है ना, किसी भी आपको कोई भी फाइल आप रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम में आपको क्या करना है, DUPHT 2 2400 जो भी आपका है, फिर यहाँ पे आएगा हाइफन और फिर आप लिखोगे फॉर्म, ऐसा। ये रीनेम करने के बाद तब आप इसको यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है, ऐसा ही सेम। वैसे आपको रिसर्च प्रपोजल जब आप बना लोगे उसका नाम भी आपको योर फॉर्म नंबर और प्रपोजल लिखना है। योर फॉर्म नंबर फिर से यही चीज, ठीक है, DUPHT ये सब आप लिखने के बाद हाइफन डालोगे और लिखोगे यहाँ पे प्रपोजल, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका रीनेम का तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है कि आपको और फॉर्म नंबर लिखना है वहाँ पे। फिर यहाँ पे भी सेम, आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है जिसमें आपका क्या क्या चीजें होंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएगा आपका 10th और 12th, देन एमए की डिटेल्स आएंगी, एमए की मार्कशीट और डिग्री दोनों, डिग्री है तो नहीं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मार्कशीट। नेट या जेआरएफ का कैटेगरी, जो आपका भी नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आया, अगर जेआरएफ का आपके पास वो भी एडिट क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दो। लेकिन अभी जो रिसेंट जिनका फॉर्म निकला था, ठीक है, तो उनको सिर्फ हमें अभी तक क्या है, हमारे पास रिजल्ट है, उसका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है नेट और जेआरएफ के लिए। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ रिजल्ट अपलोड कर दो जहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हैं, परसेंटाइल लिखा हुआ है, जो भी रिसेंट वाला है वो। और जिसका इससे पहले वाला है तो उनको तो सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि इससे पहले वालों के सर्टिफिकेट आ चुके हैं, तो वो पक्का से करना। देन आपको एम ए नेट जेआरएफ का, नेट है तो नेट, नहीं तो जेआरएफ है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट या फिर उसका रिजल्ट। फिर उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वालों के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी एससी एसटी वालों को अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट डालना है। और अगर अपडेटेड नहीं है तो पुराना डाल दो और बाद में अंडरटेकिंग दे देना, कोई इशू नहीं है। और इसका नाम भी आप अपना लिखोगे DUPHT करके जो भी आपका फॉर्म नंबर है, और हाइफन डाल के लिखोगे डॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करनी है लेकिन नाम रखना है डॉक्स, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड कर दोगे तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन्होंने पहले ही सारे आपका 10th 12th फिर एमए और बीए का भी इसी में आ जाएगा, बीए की मार्कशीट, बीए का सेट डिग्री, एमए की मार्कशीट,
और एमए की डिग्री है। अभी आप अगर आपका लेटेस्ट बैच है अभी एमए वाला और अभी अभी एमए कंप्लीट हुई है, डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मार्कशीट, देन नेट और जीआरएफ का ये तो मतलब बेसिकली आपको कितने डालना है, 1 2 3 4 5, नेट और जीआरएफ में से कोई एक ही डालोगे 5, और उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये भी ऑप्शनल है, जनरल वालों को नहीं डालना, यहाँ पे 6। तो टोटल आपके हो गए 6, जनरल हो तो 5, बाकी आपके 6 सर्टिफिकेट्स यहाँ पे होने चाहिए एक ही पीडीएफ में। ठीक है, सबकी एक पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड कर देना, और पीडीएफ का नाम क्या होना चाहिए, पीडीएफ का नाम यही होना चाहिए, DUPHD करके, और फिर हाइफन डाल के आपको लिखना है डॉक्स, DOCS। फिर इसके बाद आप आई एग्री करोगे और सबमिट कर दोगे अपना फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।